नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल ठाकरे आपका चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे चले उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। और कहानी में लास्ट तक बने रहे और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते हैं और चलते हैं आज की कहानी पर। डैम से बरामद लाशें और कार्रवाई करती पुलिस। आशीष धसमाना चाहता था कि उसके अस्पताल में जो भी हो उसकी मर्जी से हो। नज निशा भी उसकी चाहत में शामिल थी, जबकि निशा का प्रेमिल संबंध डा H.P. सिंह से था। जब कई कारण एक साथ जुड़ गए तो आशीष ने H.P. सिंह को मारने की योजना बनाई। H.P. सिंह तो बच गए, लेकिन निशा और विजय बेमौत मारे गए। उत्तराखंड स्थित सिखों का ऐतिहासिक गुरुद्वारा नानकमत्ता किसी बड़े तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहीं पर नानकसागर डैम भी है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ लोगों की आवाजाही लगी रहती है। 8 सितंबर 2014 सोमवार की शाम को नानकसागर बिजली कॉलोनी के कुछ युवक बनबसा में होने वाली सेना की भर्ती की तैयारी करने के लिए नानकसागर डैम के किनारे दौड़ लगा रहे थे। उसी दौरान उनकी नजर झाड़ी में पड़े दो मानव धड़ों पर पड़ी। इनमें एक धड़ युवती का था और दूसरा युवक का। दोनों के ही सिर और हाथ पांव गायब थे। मानव धड़ों को देखकर लड़के घबरा गए। उन्होंने लौटकर यह बात कॉलोनी वालों को बताई। इस बात को लेकर कॉलोनी में तहलका मच गया, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी। सुबह को कॉलोनी के लोगों ने यह बात प्रतापपुर के प्रधान को बताई। ग्राम प्रधान उन लड़कों को लेकर घटनास्थल पर पहुंचे। वहां वाकई दो धड़ पड़े थे। ग्राम प्रधान ने ये सूचना प्रतापपुर पुलिस चौकी इंचार्ज D.S. बिष्ट और थाना नानकमत्ता को दी। खबर मिलते ही D.S. बिष्ट और थाना प्रभारी अरुण कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस घटना की सूचना DIG अनंतराम चौहान, SSP ऋद्विम अग्रवाल, CO रामेश्वर डिमरी और सितारगंज के कोतवाल राजनलाल आर्य को भी दे दी थी। मामला गंभीर था। सूचना मिलने पर सारे पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर जा पहुंचे। घटनास्थल पर झाड़ी में नग्नावस्था में पड़े युवती के धड़ के हाथ पांव और सिर गायब थे। उस धड़ के पास ही दो बोरे और पड़े थे, जिनमें से एक बोरे में एक युवक का धड़ था, जबकि दूसरे में युवक और युवती के कटे हुए हाथ पैर थे। सिर दोनों के ही गायब थे। धड़ और कटे अंगों को देखकर लग रहा था कि हत्यारों ने उन दोनों को मारने में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थीं। जिस झाड़ी में धड़ पड़े थे, वहीं पास में युवक का लोअर पाजामा, टी-शर्ट और युवती के कपड़े और चप्पलें भी पड़ी मिली। मृतकों के कपड़ों की तलाशी ली गई तो युवती के कपड़ों से एक चाबी के अलावा कुछ नहीं मिला। पुलिस ने लाशों की शिनाख्त के लिए काफी कोशिश की, लेकिन लाशें चूनकी सिरविहीन थीं, इसलिए कोई भी उन्हें नहीं पहचान पाया। स्थानीय लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय उधम सिंह नगर भिजवा दिया। इसके साथ ही थाना नानकमत्ता में दोहरी हत्या का केस दर्ज कर लिया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने आसपास के सभी थाना क्षेत्रों से उनके इलाके से गुमशुदा लोगों की जानकारी ली, लेकिन कहीं से भी किसी के लापता होने की सूचना नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने आसपास के गांवों में भी मृतकों के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। जिन बोरों में लाशें मिली थीं, वह शंकर ब्रांड चोकर के थे। पशुओं के लिए सप्लाई किए जाने वाला ये चोकर इलाके के ही एक फ्लो मिल द्वारा तैयार किया जाता था। पुलिस ने फ्लो मिल मालिक से बात की तो पता चला कि उनका ये प्रोडक्ट खटीमा, बनबसा, टनकपुर, सितारगंज और नानकमत्ता के अलावा बरेली, पीलीभीत और रामपुर में भी सप्लाई होता है। चूंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि जहां जहां शंकर ब्रांड चोकर सप्लाई होता है, वहीं कहीं युवक और युवती की हत्या की गई होगी। पुलिस ने उत्तराखंड से सटे उत्तर प्रदेश के जिला बरेली, पीलीभीत और रामपुर जिलों में भी अपनी टीमें भेजकर मृतकों के बारे में पता लगाने का प्रयास किया, पर नतीजा कोई नहीं निकला। कहीं से किसी युवक युवती के गायब होने की जानकारी नहीं मिली। पोस्टमार्टम हो जाने के बाद पुलिस ने लाशों के टुकड़ों को 72 घंटे के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। अगले दिन यानी 9 सितंबर को पुलिस ने नानकसागर डैम में नाव से मृतकों के सिरों की खोज की, लेकिन एक भी सिर नहीं मिल सका। पुलिस अभी मृतकों के सिरों की तलाश कर ही रही थी कि मंगलवार को शाम 5 बजे विडौरा मझौला गांव के चरवाहे जागीर सिंह ने खखरा नदी के किनारे एक कुत्ते को नदी से काली पॉलीथिन खींचते हुए देखा, जिसमें से तेज दुर्गंध आ रही थी। जागीर सिंह ने यह बात गांव के प्रधान बलवंत सिंह को बताए। प्रधान बलवंत की सूचना पर CO J.R. जोशी और थाना प्रभारी अरुण कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने खखरा पुल से 500 मीटर की दूरी पर काले रंग की पॉलीथिन में पड़ा युवती का सिर बरामद किया।
थोड़ी कोशिश के बाद युवक का सिर भी उसी नदी में मिल गया। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। हत्यारों ने निस्संदेह लाशों की पहचान छिपाने के लिए दोनों के सिरों को नानकसागर डैम से 4 किलोमीटर दूर विडोरा मंझोला के पास खखरा नदी के पास फेंका था। पुलिस ने बरामद सिरों की पड़ताल की तो युवक के चेहरे पर मुर्गे के पंख चिपके मिले। इससे पुलिस ने अनुमान लगाया कि युवक और युवती की हत्या किसी ऐसे स्थान पर की गई होगी जहां पर या तो मुर्गी पालन होता होगा या फिर उस जगह मुर्गे काटे जाते होंगे। पुलिस को जिस बोरे में बाकी अंग मिले थे, प्लास्टिक का वह बोरा भी मुर्गियों के दाने का ही था। पुलिस ने उसी दिन खखरा नाले में मिले दोनों सिरों का पोस्टमार्टम कराया और उन्हें भी 72 घंटे के लिए मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस द्वारा सिरों को डीएनए जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेज दिया गया ताकि फोरेंसिक जांच से ये पता चल सके कि वे सिर नानकसागर डैम क्षेत्र से बरामद लाशों के ही हैं या नहीं। दोनों लाशों की शिनाख्त न हो पाना पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। उनकी शिनाख्त के बिना जांच आगे बढ़ना संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि लाशों के पास से ऐसी कोई भी चीज बरामद नहीं हुई थी जिसके सहारे उनकी पहचान हो पाती। कोई रास्ता न देख पुलिस ने खखरा नाले से बरामद युवक के सिर का स्केच बनवाया। युवती का चेहरा चून की क्षतविक्षत था, इसलिए उसके चेहरे का स्केच बनना संभव नहीं था। स्केच बनवाने के बाद पुलिस ने युवक की पहचान हेतु उसके चेहरे के पोस्टर छपवाकर ऊधम सिंह नगर और चंपावत जिले के साथ साथ नेपाल बॉर्डर पर कई जगहों पर लगवा दिए। साथ ही इस स्केच को सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी डाल दिया गया। पुलिस ने लापता लोगों की जानकारी जुटाने के लिए दिन रात एक कर रखा था। लापता लोगों का डाटा कलेक्ट करने के लिए एसओजी समेत 4 पुलिस टीमें उत्तर प्रदेश के बरेली, रामपुर और पीलीभीत जिले की खाक छान रही थीं, लेकिन कहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही थी। कई जगह पुलिस टीमें भेजी गई थीं, पर नतीजा शून्य ही था। इसी बीच 15 सितंबर 2014 को बालकराम नाम के एक व्यक्ति ने बरेली के थाना प्रेमनगर में अपने बेटे विजय के गायब होने की लिखित तहरीर दी। बरेली के न्यू सिद्धार्थनगर सैदपुर निवासी बालकराम ने अपनी तहरीर में लिखा था कि उनका बेटा विजय गंगवार बरेली के आशीर्वाद अस्पताल में काम करता था। उसी अस्पताल में उसके साथ हरचुया जहानाबाद निवासी नजनिशा भी काम करती थी। आशीर्वाद अस्पताल के बंद होने के कारण करीब 2 माह पहले एक डॉक्टर विजय और निशा को बनबसा के अस्पताल में काम दिलाने की बात कहकर साथ ले गया था। बालकराम ने बताया कि विजय से उनकी 5 सितंबर को मोबाइल पर आखिरी बार बात हुई थी। उस वक्त विजय ने बताया था कि वह बनबसा के धस्माना अस्पताल में काम कर रहा है। उस दिन के बाद विजय से घर वालों की कोई बात नहीं हो पाई तो वह बनबसा जाकर धस्माना अस्पताल के प्रबंधक से मिले। पता चला कि विजय और निशा 5 सितंबर की शाम को वहां से काम छोड़कर चले गए थे। बरेली पुसल को नानकमत्ता में 2 शव मिलने की बात पता थी। बालकराम की इस तहरीर से पुलिस को शक हुआ तो उसने उन्हें नानकमत्ता में 2 लाशें मिलने वाली बात बताकर शवों को देखने की बात कही। इस पर बालकराम अपने परिवार के साथ थाना नानकमत्ता जाकर थाना प्रभारी से मिले। थाना प्रभारी अरुण कुमार ने बालकराम और उनके घर वालों को युवक के कटे अंग दिखाए तो उन्होंने पहचान कर बताया कि मृतक उनका बेटा विजयपाल ही था। बालकराम से निशा का पता भी मिल गया। युवक की शिनाख्त विजयपाल के रूप में हो जाने के बाद पुलिस ने युवती की शिनाख्त के लिए निशा के घर वालों से संपर्क किया तो पता चला कि निशा भी गायब थी। उसके माता पिता की काफी समय से उससे बात नहीं हो पाई थी। उसकी संभावित हत्या की जानकारी मिलते ही उसके पिता पोशाकी लाल शर्मा और मां कलावती ने भी नानकमत्ता पहुंचकर कपड़ों और अन्य सामान के आधार पर युवती की लाश की शिनाख्त अपनी बेटी निशा शर्मा के रूप में कर दी। युवती की शिनाख्त निशा के रूप में हो गई थी। ये भी पता चल गया था कि वह बनबसा के धस्माना अस्पताल में न केवल काम करती थी बल्कि रहती भी वहीं थी। पुलिस ने बनबसा के धस्माना अस्पताल जाकर पूछताछ की तो इस बात की पुष्टि हो गई। पुलिस ने उसके कपड़ों से मिली ताले की चाबी से उस कमरे का ताला खोला जिसमें वह रहती थी तो वह आसानी से खुल गया। इससे पुलिस को भरोसा हो गया कि मृतक विजयपाल और मृतका निशा ही थे। इसी बीच निशा के माता पिता ने पुलिस को कुछ ऐसी बातें बताईं जिनसे लगता था कि निशा को कुछ ऐसे राज पता थे जिनके खुलने के डर से उसकी हत्या की गई थी। दरअसल 6 सितंबर के बाद से बेटी से संपर्क न होने के बाद निशा के आशंकित माता पिता ने उसकी 4 वर्षीय बेटी रिया के साथ बनबसा स्थित धस्माना अस्पताल जाकर उसके बारे में पूछताछ की थी। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया था कि वह नौकरी छोड़कर जा चुकी है और उन्हें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पोशाकीलाल द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने अस्पताल के प्रबंधक आशीष धस्माना से पूछताछ की, लेकिन उससे काम की कोई जानकारी नहीं मिली। विजय और निशा के घर वाले धस्माना अस्पताल पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। साथ ही वे उन दोनों की हत्या के लिए डा. H. P.
सिंह को दोषी भी ठहरा रहे थे, क्योंकि डा HP सिंह ही निशा और विजय को बरेली से धस्माना अस्पताल लाया था। 10 सितंबर की रात ऊधम सिंह नगर जिले की ASP डी विला पुलिस टीम के साथ मृतक विजय गंगवार और निशा शर्मा के घर वालों के साथ धस्माना अस्पताल पहुंची। उन्होंने अस्पताल के कमरों की जांच पड़ताल की, साथ ही वहां के दस्तावेज भी देखे, लेकिन कोई भी काम की जानकारी नहीं मिली। मृतकों के मां बाप धस्माना अस्पताल के डा HP सिंह को मुख्य हत्यारोपी बता रहे थे, लेकिन उन दोनों की हत्या किसने और कहां की, इसे लेकर पुलिस कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई थी। ऐसी स्थिति में पुलिस जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करने से केस कमजोर होने की संभावना थी। हालांकि इस डबल मर्डर केस के सूत्र धस्माना अस्पताल के इर्द गिर्द घूम रहे थे, जिससे इस बात को बल मिल रहा था कि विजय और निशा की हत्या की कोई न कोई कड़ी धस्माना अस्पताल से ही जुड़ी है। पूरे मामले में डा HP सिंह का नाम विशेष रूप से उभर कर आ रहा था, लेकिन पुलिस के सामने मजबूरी ये थी कि बिना किसी सबूत के वह सफेदपोश लोगों पर हाथ नहीं डाल सकती थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रिद्धिमा अग्रवाल इस दोहरे हत्याकांड के शीघ्र खुलासे को लेकर बेहद गंभीर थी, इसलिए उन्होंने इस केस की कमान खुद ही संभाल रखी थी। उनके साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी विला के निर्देशन में नानकमत्ता पुलिस, STF और SOG की टीमें जांच में जुटी थीं। 8 बेड और 22 कमरों वाले धस्माना अस्पताल के बारे में पता चला कि राजमार्ग पर बना यह अस्पताल 4 महीने पहले ही शुरू हुआ था। अस्पताल का इंचार्ज बरेली के डा HP सिंह को बनाया गया था। निशा और विजय को भी डा HP सिंह ही लाए थे। ये भी पता चला कि आशीष धस्माना, डा HP सिंह, विजय और निशा अस्पताल में ही रहते थे। पुलिस जांच के दौरान जानकारी मिली कि 6 सितंबर को विजय और निशा अस्पताल के मेडिकल स्टोर में मौजूद कर्मचारी से अपना हिसाब लेकर चले गए थे। ये भी पता चला कि इसके बाद अस्पताल परिसर में ही निशा की डा HP सिंह से बात भी हुई थी। अपनी जांच में पुलिस धस्माना अस्पताल के संचालक डा आशीष धस्माना और डा HP सिंह सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। इस पूछताछ से पता चला कि डा HP सिंह और निशा के बीच न केवल अक्सर बातचीत होती थी, बल्कि तथाकथित रूप से दोनों के बीच अवैध संबंध भी थे। इस जानकारी के बाद पुलिस को लगा कि यह प्रेम त्रिकोण में हुई हत्या का मामला हो सकता है। दरअसल पुलिस को शक था कि निशा और विजय के बीच अवैध संबंध रहे होंगे और डा HP सिंह के बीच में आ जाने की वजह से यह मामला इस अंजाम तक पहुंच गया होगा। लेकिन निशा के घर वालों ने बताया कि विजय निशा का प्रेमी नहीं, बल्कि भाई था। उनके अनुसार निशा की विजय से 3 साल पहले मुलाकात हुई थी। उसका चूंकि कोई भाई नहीं था, इसलिए विजय ने तभी उसे अपनी बहन बना लिया था। निशा उसे न केवल अपना भाई मानती थी, बल्कि पिछले 3 सालों से उसे राखी भी बांध रही थी। इस बार भी रक्षाबंधन पर विजय घर आया था और निशा ने उसे राखी बांधी थी। पुलिस को विजय के कटे हाथ की कलाई पर भी राखी बंधी मिली थी। इस जानकारी के बाद शक की सुई घूमकर एक बार फिर से डा HP सिंह और अस्पताल के संचालक आशीष धस्माना पर टिक गई। हकीकत जानने के लिए पुलिस ने अस्पताल से जुड़े कई लोगों के साथ साथ डा HP सिंह से भी कड़ी पूछताछ की, लेकिन कोई खास जानकारी न मिलने के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस ने लोहाघाट के एक फार्मासिस्ट को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। दरअसल धस्माना अस्पताल में जो मेडिकल स्टोर था, वह लोहाघाट के इसी फार्मासिस्ट के लाइसेंस पर चल रहा था, लेकिन उससे पूछताछ से भी कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर ASP और SOG प्रभारी ने एक बार फिर डा HP सिंह और आशीष धस्माना को हिरासत में लेकर दोनों से करीब 5 घंटे तक गहन पूछताछ की, लेकिन दोनों से कोई खास जानकारी नहीं मिल पाए। जब कहीं कोई सूत्र हाथ नहीं लगा तो पुलिस का ध्यान निशा के पति विनोद की तरफ गया। दरअसल निशा काफी दिनों से अपने पति विनोद से अलग रह रही थी। उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा रखा था। कहीं परेशान होकर विनोद ने ही तो निशा और विजय की हत्या नहीं कर दी हो, ये सोचकर पुलिस ने पूछताछ के लिए विनोद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में विनोद ने बताया कि वह स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस का कर्मचारी था और 3 दिन की छुट्टी लेकर पुलिस के डर से इधर उधर छिपता फिर रहा था। दरअसल निशा ने उसके खिलाफ बरेली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी तारीख पर हाजिर न होने पर कोर्ट ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह गांव रिछोला, थाना नवाबगंज में अपने फुफेरे भाई सोमपाल के घर रह रहा था। निशा की हत्या की बात उसे 16 सितंबर के बाद पता चली थी।
विनोद शर्मा ने बताया कि वह निशा को अपने साथ रखना चाहता था, लेकिन निशा ने उससे शपथ पत्र पर तलाक ले लिया था। विनोद से पूछताछ में भी पुलिस के हाथ निराशा ही लगी। इसके बावजूद पुलिस ने केस खुलने तक उसे हिरासत में रखने का निर्णय लिया। इस मामले की जांच 2 राज्यों में चल रही थी। पुलिस ने इस केस की तह तक जाने के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन उसे कहीं भी आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। तहकीकात के दौरान पुलिस को बनबसा नानकमत्ता रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में 6 सितंबर की रात एक अर्टिगा कार के आने जाने की फुटेज भी मिली थी। पुलिस ने पता किया तो जानकारी मिली कि धस्माना अस्पताल के संचालक आशीष धस्माना के पास अर्टिगा कार है। ये जानकारी मिलने पर पुलिस ने ये भी पता लगा लिया कि आशीष धस्माना के फार्म हाउस में पोल्ट्री फार्म भी है। इस जानकारी के बाद पुलिस के शक की सुई आशीष धस्माना और उसके फार्म हाउस की ओर घूम गई। अब पुलिस ने अपना ध्यान पूरी तरह उसी पर केंद्रित करके आगे की जांच बढ़ाने का फैसला किया। जांच के दौरान पुलिस ने गुप्त रूप से धस्माना अस्पताल जाकर छानबीन की। इस छानबीन में पुलिस को अस्पताल में एक ऐसा कमरा मिला जो हर वक्त बंद रहता था। पुलिस ने उस कमरे में जाकर जांच पड़ताल की तो वहां से काफी मात्रा में बियर की खाली बोतलें और कैन मिली। अनुमान लगाया गया कि वहां पर कोई न कोई आए दिन बियर पीता था, लेकिन वहां ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसके तार इस केस से जुड़ पाते। अलबत्ता पुलिस को पूरी तरह यकीन जरूर हो गया कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाला धस्माना अस्पताल का मालिक ही हो सकता है। इसी के मद्देनजर पुलिस ने धस्माना को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। धस्माना ने पुलिस को चकमा देने की काफी कोशिश की, लेकिन जब उसे लगने लगा कि वह पुलिस के जाल में बुरी तरह से फंस चुका है तो उसने सब कुछ उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि डा.एच.पी. सिंह की वजह से उसका अस्पताल बंद होने के कगार पर पहुंच चुका था। उसने ये भी स्वीकार किया कि विजय और निशा की हत्या उसने अपने ड्राइवर इदरीस अहमद के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने आशीष धस्माना के ड्राइवर इदरीस अहमद को अस्पताल से ही गिरफ्तार कर लिया। इदरीस कानूपर का रहने वाला था। पुलिस ने उन दोनों की निशानदेही पर विजय और निशा की हत्या से पहले उन्हें बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की गई सिरिंज और इंजेक्शन के अलावा वह छुरा और चापर भी बरामद कर लिए जिनसे उनके शरीर के टुकड़े किए गए थे। आशीष धस्माना ने पुलिस को बताया कि डा.एच.पी. सिंह, विजय और निशा की वजह से उसकी और उसके अस्पताल की बहुत बदनामी हुई थी। उसका अस्पताल बंद होने के कगार पर पहुंच गया था, इसलिए उसने उन तीनों को मौत के घाट उतारने का फैसला किया था। सबसे पहले वह डा.एच.पी. सिंह को मारना चाहता था, लेकिन घटना वाले दिन वह थोड़ी देर पहले अस्पताल से निकल गया था। इसी बीच निशा और विजय उसके सामने आ गए। निशा और विजय अधिकांशतः डा.एच.पी. सिंह के संपर्क में रहते थे और उसी की बात मानते थे, इसलिए धस्माना को इन दोनों पर भी गुस्सा था। इसीलिए उसने पहले इन्हीं दोनों को अपना शिकार बना दिया। आशीष धस्माना का परिवार मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला था। वर्षों पहले उसके दादा पौड़ी गढ़वाल छोड़कर बनबसा चले आए थे। वह ऑस्ट्रेलिया में ईएनटी सर्जन रह चुके थे। उन्होंने 2002 में बनबसा से करीब 5 किलोमीटर दूर देवीपुरा गड़ीगोट में जमीन खरीदकर हरिराम धस्माना बरुष मैकुली मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से अस्पताल की स्थापना की थी। इस अस्पताल को ऑस्ट्रेलिया के एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के उस ट्रस्ट के माध्यम से अस्पताल के नाम पर काफी पैसा आने लगा था। उस अस्पताल को भी आशीष धस्माना ही चलाता था। आशीष धस्माना के पिता शैलेंद्र धस्माना कानपुर में सरकारी नौकरी में थे। उन्होंने कानपुर के किदवई नगर में अपना मकान बनवा रखा था। वहीं पर आशीष और इदरीस की मुलाकात हुई थी और उसने इदरीस को अपना ड्राइवर रख लिया था। कुछ समय बाद आशीष धस्माना ने पुराने अस्पताल की जगह पर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराने वाला इंस्टीट्यूट खोल दिया था। उसी समय आशीष ने सूखी धान के धूरा पाताल में काफी जमीन खरीद ली थी। ट्रस्ट के नाम पर ऑस्ट्रेलिया से आए पैसे का उसने भरपूर लाभ उठाया और उसी पैसे से उसने एक शानदार कोठी भी बनवाए। लेकिन कोठी बनवाने के बावजूद वह ज्यादातर बनबसा में ही रहता था। कोठी पर वह कभी कभार दोस्तों के साथ मौजमस्ती करने जाया करता था। आशीष धस्माना ने लखनऊ में भी एक मकान खरीद लिया था। फिलहाल उसके पिता शैलेंद्र धस्माना और उसकी पत्नी व बच्चे लखनऊ के उसी मकान में रह रहे थे। साल भर पहले आशीष ने स्ट्रॉन्ग फार्म गेट के पास राजमार्ग पर अपना नया अस्पताल बनाया, जो 4 महीने पहले ही शुरू हुआ था। आशीष धस्माना शुरू से ही पैसे में खेलता आया था। पैसे के बल पर उसने क्षेत्र के कई नेताओं से अच्छे संबंध बना लिए थे। उन्हीं नेताओं की बदौलत आशीष ने अपना कारोबार बढ़ाया और लकड़ी की कालाबाजारी शुरू कर दी। कुछ समय पहले उसके अस्पताल से बेशकीमती लकड़ी भी पकड़ी गई थी। आशीष आए दिन अस्पताल में बनबसा के पुलिस अफसरों और नेताओं को पार्टी दिया करता था।
ये सब अस्पताल के स्टाफ के सामने ही होता था और पार्टी में डा HP सिंह भी शामिल होते थे। वहीं से उन्होंने आशीष धस्माना की कमजोरी पकड़ ली थी। जांच में यह बात भी सामने आई कि धस्माना के अस्पताल में मरीजों का उपचार कम और अय्याशी ज्यादा होती थी। इसकी तस्दीक अस्पताल के आसपास रहने वाले लोगों ने भी की। पुलिस संरक्षण प्राप्त होने के कारण धस्माना को किसी बात का डर नहीं था। आशीष धस्माना शराब और शबाब का शौकीन था। वह अपने अस्पताल में आई सुंदर नर्सों को पैसे के बल पर फंसाकर उनके साथ अय्याशी करने लगा था, जिसकी वजह से उसके अस्पताल का कामकाज ठप होने लगा था। डा HP सिंह ने धस्माना अस्पताल में कामकाज संभालते ही अपना पूरा ध्यान अस्पताल के मरीजों की देखरेख पर केंद्रित कर दिया था। उनके काम को देखकर आशीष धस्माना भी काफी खुश था, इसलिए उसने अस्पताल की पूरी देखरेख का जिम्मा उन्हीं को सौंप दिया था। इसी बीच डा HP सिंह ने अपनी कार का लोन चुकाने के लिए धस्माना से 12.5 लाख रुपए उधार लिए और साथ ही अस्पताल के लिए स्टाफ बढ़ाने की बात की। डा HP सिंह बरेली के आशीर्वाद अस्पताल में काम कर चुके थे और निशा व विजय को पहले से ही जानते थे। निशा देखने भालने में जितनी खूबसूरत थी, उससे कहीं ज्यादा तेजतर्रार और मिलनसार स्वभाव की थी। वह डा HP सिंह की नजरों में पहले से ही चढ़ी हुई थी। निशा ग्राम हरचुइया, थाना जहानाबाद, पीलीभीत निवासी पोशाकीलाल की बेटी थी। उनकी 2 ही बेटियां थीं। उनके पास गांव में जुतासे की मात्र 4 बीघा जमीन थी। उसी के सहारे उन्होंने अपनी बेटियों का पालन पोषण किया था। पोशाकीलाल की बड़ी बेटी राजेश्वरी विकलांग थी। उनकी छोटी बेटी निशा ने जैसे तैसे हाई स्कूल पास कर लिया था। निशा देखने भालने में खूबसूरत भी थी और महत्वाकांक्षी भी। वह घर के बाहर लोगों से अपने पिता को बैंक मैनेजर बताती थी, जबकि हकीकत में उसके पिता पोशाकीलाल बरेली के एक बैंक में चौकीदार की नौकरी करते थे। 3 साल पहले निशा की मुलाकात विजय से हो गई थी। विजय तब बरेली के आशीर्वाद अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी करता था। विजय से पहली मुलाकात के बाद निशा काम की तलाश में उसके पास जाने लगी थी। विजय से जान पहचान बढ़ने के बाद निशा ने उसी के साथ अस्पताल में नौकरी कर ली और गांव से ही अस्पताल जाने लगी। उसी दौरान उसने विजय को अपने माता पिता से भी मिलवाया। विजय न्यू सिद्धार्थनगर, सैदपुर, बरेली निवासी बालकराम का बेटा था। हंसमुख और मिलनसार विजय ने बरेली के आदर्श निकेतन इंटर कॉलेज से 10वीं तक पढ़ाई की थी। वह शादीशुदा और 3 बेटियों का बाप था। इसी दौरान निशा की शादी जिला पीलीभीत, थाना गजरौला के गांव प्रेमशंकर नवदीप निवासी तुलसीराम के बेटे विनोद से हो गई। निशा से शादी के बाद विनोद खुश था, क्योंकि निशा देखने भालने में काफी सुंदर थी। लेकिन शादी के बाद निशा केवल 15 दिन ही अपनी ससुराल में रही। इसके बाद वह न तो दोबारा अपनी ससुराल गई और न ही उसने विनोद को अपने यहाँ बुलाया। इसी बात को लेकर दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव बढ़ा और मामला तलाक तक पहुंच गया। निशा भले ही विनोद के साथ 15 दिन ही रही थी, इसके बावजूद वह एक लड़की की मां बन गई थी। उसके मां बनने से विनोद हैरत में था। उसे लगता था कि शादी से पहले ही निशा का किसी युवक के साथ चक्कर चल रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई थी। अपनी बेटी के इसी पाप को छिपाने के लिए पोशाकीलाल ने आनन फानन में निशा की शादी उसके साथ कर दी थी, ताकि समाज में किरकिरी न हो। बहरहाल जब निशा ससुराल नहीं गई तो उसके पिता पोशाकीलाल ने शिवपुरिया, जहानाबाद, जिला पीलीभीत का घर और जुतासे की 4 बीघा जमीन बेच दी और वह बरेली में किराए का मकान लेकर सपरिवार रहने लगे थे। पुलिस पूछताछ में धस्माना अस्पताल के मालिक आशीष धस्माना ने बताया कि डा HP सिंह निशा और विजय को जब पहली बार अस्पताल में नौकरी के लिए लाया था तो उसने दोनों को पति पत्नी बताया था। निशा को शादीशुदा जानकर अस्पताल स्टाफ के लोग निशा की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे। इसी वजह से अस्पताल के किसी भी कर्मचारी को डा HP सिंह और निशा के बीच संबंधों का पता नहीं चल सका था। धस्माना ने बताया कि उसी की तरह डा HP सिंह भी शराब और शबाब का शौकीन था। इस बात की जानकारी उसे तब हुई जब उसे पता चला कि डा HP सिंह के अस्पताल की एक पूर्व नर्स और निशा के साथ अवैध संबंध थे। उसकी हकीकत जानने के लिए वह चोरी छिपे डा HP सिंह के पीछे लग गया था। उसी दौरान उसे निशा और विजय की हकीकत भी पता चली। उन दोनों के बीच पत्नी पति का रिश्ता नहीं था, बल्कि डा HP सिंह के काफी समय से निशा के साथ अवैध संबंध थे। इसी सच्चाई को उजागर करने के लिए धस्माना इन दोनों के पीछे पड़ गया था, ताकि निशा और HP सिंह को रंगे हाथों पकड़कर उनकी सच्चाई को उजागर कर सके। धस्माना के अनुसार डा HP सिंह ने अस्पताल को न केवल अयाशी का अड्डा बना दिया था, बल्कि शराब और शबाब के चक्कर में उसने कई केस भी बिगाड़ दिए थे।
जिसकी वजह से अस्पताल की छवि धूमिल होती जा रही थी। निशा चून की देखने भालने में खूबसूरत थी, इसलिए वह उसे डा.एच.पी. सिंह से अलग करके अपने चंगुल में फंसाना चाहता था। इसके लिए आशीष धस्माना ने निशा के साथ नजदीकियां बढ़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन वह उसके पास तक नहीं फटकती थी, जिसकी वजह से वह उससे चिढ़ने लगा था। इसी दौरान आशीष ने डा.एच.पी. सिंह को ऑपरेशन थिएटर में निशा के साथ रंगलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद डा.एच.पी. सिंह ने आशीष से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा काम न करने की कसम भी खाई थी। लेकिन डा.एच.पी. सिंह धस्माना से कहीं ज्यादा तेज तर्रार थे। वह आशीष की हकीकत से पहले से ही वाकिफ थे। उन्होंने अस्पताल के पूर्व स्टाफ से मिलकर उसकी पूरी जन्मकुंडली पता कर ली थी। आशीष धस्माना को अपने इशारों पर चलाने के लिए डा.एच.पी. सिंह ने एक गहरी चाल चली। उन्होंने निशा और विजय के सहयोग से एक दिन धस्माना की अय्याशी की मोबाइल क्लिपिंग बनवा ली ताकि उसे ब्लैकमेल किया जा सके। इस बात की जानकारी आशीष धस्माना को हो भी गई थी। आशीष की क्लिपिंग बनाने के बाद तो डा.एच.पी. सिंह पूरी तरह से लापरवाह हो गए थे। वह सुबह को ही शराब पी लेते और मरीजों की ओर से लापरवाह होकर मौजमस्ती में डूब जाते। कार लोन चुकाने का बहाना करके वह आशीष धस्माना के 12.5 लाख रुपए पहले ही हड़प चुके थे। पुलिस पूछताछ के दौरान धस्माना ने बताया कि उसने डा.एच.पी. सिंह को विजय और निशा से यह कहते हुए सुन लिया था कि हमें यहाँ की नौकरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यह अस्पताल जल्दी ही बंद होने वाला है। इस बात से धस्माना को जबरदस्त झटका लगा। केवल इतना ही नहीं, डा.एच.पी. सिंह ने धस्माना को उसकी बीवी की नजरों में गिराने के लिए उसकी अय्याशी की मोबाइल क्लिपिंग उसकी पत्नी तक पहुंचा दी थी, जिसके बाद धस्माना और उसकी पत्नी के बीच मनमुटाव हो गया था। इसके बाद धस्माना दिन में कई बोतल बियर पीने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी बर्बादी का कारण डा.एच.पी. सिंह ही है। उसने फैसला कर लिया था कि वह डा.एच.पी. सिंह को मार डालेगा। इसके साथ ही उसे निशा और विजय पर भी गुस्सा आता था, क्योंकि वे दोनों डा.एच.पी. सिंह का साथ दे रहे थे। धस्माना और उसके ड्राइवर इदरीस के बीच काफी घनिष्ठ संबंध थे। दोनों साथ साथ बैठकर शराब पीते थे। इदरीस को अपना खास मानकर धस्माना ने उसे डा.एच.पी. सिंह की सारी काली करतूत बताए और साथ ही उसकी हत्या की भी बात की। धस्माना की वजह से इदरीस को किसी बात की कमी नहीं थी। अच्छा खाना पीना, पहनना, रहना, सब कुछ आशीष की जिम्मेदारी थी। इसी वजह से इदरीस उसका मुरीद था। धस्माना ने इदरीस के साथ मिलकर डा.एच.पी. सिंह को ठिकाने लगाने की योजना बना डाली। डा.एच.पी. सिंह धस्माना से किए वादे के अनुसार न तो कोई नया डॉक्टर लाए थे और न ही उन्होंने उधार के 12.5 लाख रुपए वापस किए थे। साथ ही वह निशा और विजय को भी नौकरी छोड़ने के लिए कह रहे थे। इन बातों ने आशीष के गुस्से को और भी बढ़ा दिया। पुलिस पूछताछ में आशीष धस्माना ने बताया कि डा.एच.पी. सिंह की वजह से उसके अस्पताल की साख खराब हो रही थी। वह मरीजों का इलाज गंभीरता से नहीं करते थे, जिससे उसे अपना पैसा खर्च करके बिगड़े हुए केस वाले मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजना पड़ता था। इन सब बातों ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर दिया था। डा.एच.पी. सिंह को मारे की योजना 6 सितंबर की थी, लेकिन उन्हें कुछ शक हो गया और वह बरेली चले गए। धस्माना और इदरीस हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर सके। डा.एच.पी. सिंह के बरेली जाने के बाद निशा और विजय ने भी छुट्टी पर जाने की बात कहकर पैसे मांगे। इस पर धस्माना ने दोनों को 500 और 300 रुपए दिलवा दिए। धस्माना ने बताया कि वह डा.एच.पी. सिंह को मारना चाहता था, लेकिन शक होने की वजह से वह निकल गया था। जब निशा और विजय भी जाने लगे तो उसे झटका लगा। वे दोनों अपने कमरों से बैग लेकर निकले तो आशीष ड्राइवर इदरीस की मदद से बहाना करके निशा और विजय को अपने साथ अस्पताल से 1.5 किलोमीटर दूर अपने पेंटर फार्म पर ले गया। वहां जाकर दोनों ने पहले शराब पी। नशे में डूबकर आशीष और इदरीस ने निशा से पूछताछ की तो पता चला कि डा.एच.पी. सिंह का इरादा आशीष धस्माना के अस्पताल को नुकसान पहुंचाने का था। यही नहीं, वो उसके 12.5 लाख रुपए भी हड़प लेना चाहता था। उन्होंने बताया कि डा.एच.पी. सिंह जानबूझकर मरीजों के इलाज में लापरवाही कर रहे हैं, जिसमें निशा उनकी प्रेमिका होने के नाते और विजय पैसे के लालच में उनका साथ दे रहे थे। धस्माना निशा के पीछे पड़ा था, लेकिन वह डा.एच.पी. सिंह के प्यार में पागल थी। नशे की हालत में धस्माना के गुस्से का बांध टूट गया। गुस्से के आवेग में उसने पास पड़ा डंडा उठाकर निशा के सिर पर मार दिया, जिससे वह गिरकर बेहोश हो गई।
निशा के बेहोश होते ही धस्माना ने अपना बाकी गुस्सा विजय पर उतारते हुए उसे खूब मारा पीटा, जिससे वह भी अधमरा हो गया। इसके बाद आशीष धस्माना ने इदरीस के साथ मिलकर पहले निशा और फिर विजय को जबरन फिनार्गन और फोर्टविन के इंजेक्शन लगाए। कुछ देर बाद दोनों पूरी तरह बेहोश हो गए। उनके बेहोश होते ही धस्माना ने इदरीस के सहयोग से दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस पूछताछ में धस्माना ने बताया कि पहले उसने और इदरीस ने दोनों को बोरों में भरकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की लाशें बोरों में नहीं आईं। इसके बाद दोनों बाजार जाकर चिकन और बियर की बोतलें खरीद कर लाए। बाजार से आने के बाद दोनों ने साथ साथ बैठकर बियर पी। जब दिमाग पर नशे का सुरूर चढ़ने लगा तो दोनों ने एक बड़े चूरे और चापड़ से पहले दोनों की गर्दन काट दी। बाद में इदरीस ने शवों को ठिकाने लगाने के लिए उनके हाथ पैर काटकर टुकड़े कर दिए। पल भर में आशीष धस्माना और इदरीस कसाई बन बैठे थे। दोनों शवों के टुकड़े टुकड़े कर बोरों में भरकर बोरे धस्माना की कार में रखे और उन्हें ठिकाने लगाने के लिए बरेली की तरफ चल दिए। दरअसल आशीष धस्माना ने अब इस हत्याकांड का रुख मोड़ कर H.P. सिंह को फंसाने के लिए फूल प्रूफ योजना बना ली थी। इसी योजना के तहत उन दोनों की लाशें बरेली क्षेत्र में फेंकने की थी, ताकि पुलिस उनकी हत्याओं का शक H.P. सिंह पर करे और उसे गिरफ्तार कर ले। लेकिन H.P. सिंह की किस्मत अच्छी थी। जैसे ही आशीष और इदरीस दोनों लाशों को गाड़ी में डालकर बरेली जाने के लिए निकले, रास्ते में पता चला कि 17 मील पुलिस चौकी पर पुलिस की चेकिंग चल रही है। धस्माना किसी भी कीमत पर रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने इदरीस से गाड़ी को सितारगंज मार्ग पर ले चलने को कहा। जब दोनों गाड़ी लेकर नानकसागर डैम पर पहुंचे तो वहां ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने उनकी कार पर टार्च की लाइट मारी। इससे धस्माना और इदरीस बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत लाश वाले बोरों को वहीं पर रास्ते के किनारे झाड़ी में फेंक दिए और आगे बढ़ गए। वहां से 4 किलोमीटर आगे जाकर उन्होंने सितारगंज रोड पर खखरा नदी के पुल से पहले विजय और निशा के बैग फेंक दिए। पुल पर जाकर उन्होंने दोनों काली पॉलीथिन भी नीचे फेंक दी, जिनमें निशा और विजय के सिर थे। बाद में पुलिस ने उनकी निशानदेही पर जगपुरा पुल के नीचे से हत्या में प्रयुक्त खून से सना चापड़ और चाकू भी बरामद कर लिया था। धस्माना अस्पताल से वह अर्टिगा कार, जिसमें दोनों लाशों को डालकर ले जाया गया था, पुलिस ने कब्जे में ले ली थी। कार की डिग्गी में खून के दाग भी मिले। यही नहीं, पेंटर फार्म जहां पर दोनों हत्याएं की गईं, की तलाशी लेने पर घटनास्थल के नीचे के कमरे से फिनार्गन और फोर्टविन के 2 इंजेक्शन, एक प्रयोग की गई सिरिंज और फोर्टविन और फिनार्गन के टूटे हुए 2 एम्पुल भी मिले। इसके अलावा शंकर ब्रांड चोकर का एक प्लास्टिक का बैग और 4 काले पॉलीथिन भी बरामद हुए। आशीष धस्माना को विजय और निशा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं था। उसने पुलिस के सामने ही कहा, अगर मैं छूट कर आया तो 3 दिन के अंदर H.P. सिंह को भी मार दूंगा। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत दर्ज किए गए मुकदमे को आशीष धस्माना और इदरीस के खिलाफ नामजद कर दिया था। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस तरह ये ब्लाइंड डबल मर्डर 15 दिनों में जाकर खुला। दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि कहानी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको अटपटा लगा हो। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई क्राइम की सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।